हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज आपके सामने धर्मशाला में हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो बिहारी जी हैं, जिन्होंने यूट्यूब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे काम किया हुआ है और बहुत से एग्ज़ाम्स, ट्यूशन्स और कंपटीशन की तैयारी उन्होंने खुद भी की है और करवाई भी है लोगों को। तो हमारे सामने आज बिहारी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार विकास जी। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज आपने अपना वैल्यूएबल समय निकाला कि हम बातचीत करेंगे और उस बातचीत का जो फ़ायदा होगा जी। कुछ एक जो आज हमारे देखने वाले ऑडियंस है या जिनके जीवन में कुछ एक समस्याएं रहती है या पढ़ाई के रिगार्डिंग अगर वो परेशान है, जी। तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे जी। और कैसे अपनी लाइफ को समस्याओं से बाहर लेकर जाना है जी। और समस्या ही जीवन का दूसरा नाम है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन, थोड़ी सी जो आपकी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। बेसिकली मैं अगर बातचीत करूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल प्रदेश की बातचीत है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक रिमोट एरिया में पड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट को हमारी गवर्नमेंट ने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी देके रखा हुआ है। और अगर बातचीत करें तो नेचर की दृष्टि से ये एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी अच्छा क्षेत्र है अगर हम प्रकृति की दृष्टि से देखें, पर डेवलपमेंट की दृष्टि से उतना डेवलपमेंट यहाँ पर अभी नहीं हो पाया है। तो उस डिस्ट्रिक्ट की जब मैं बातचीत करूँ तो एक तहसील पड़ती है सलूणी तहसील, चंबा से आई थिंक 55 किलोमीटर दूर है तहसील है, और उस तहसील से लगभग 13 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है। एक विलेज है, काफ़ी प्यारा सा विलेज है जो हमारा द्राटी दर्रा है उसके आस पड़ोस वाले रीजन में ये रीजन देखने को मिलता है। मिला जुलाकर गमगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बातचीत करें, सोनाधार की बातचीत करें या एक साइड ऑफ भद्रवा और जो बद्री जोत है उस जोत का यहाँ से विजिट कर सकते हैं। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली, और गांव का नाम है गुढ़ई, पंचायत किहार पड़ती है और तहसील सलूणी है, डिस्ट्रिक्ट चंबा से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली। अगर मैं फैमिली की बैकग्राउंड की बातचीत करूँ तो जो हमारे फैमिली में मेंबर है, हम 3 मतलब सिस्टरें हैं और 2 भाई हैं। दादी जी है, अभी पापा जी है, और मतलब जो मेरे मदर है वो है। इसके अलावा जो पापा जी अभी काम करते हैं वो एग्रीकल्चर में उनका अच्छा खासा मतलब काम है, वो उसमें इंडल्स है। जो माता जी है वो घर में काम करती है, ऐसा हाउसवाइफ काम कर रहे हैं। तो मिला जुलाकर ये फैमिली का बैकग्राउंड रहा। रही बात एजुकेशन की, जो प्राइमरी एजुकेशन की बातचीत करें तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो वहीं एक छोटा सा स्कूल था। उस वक्त हमारे पास जो डेस्क की व्यवस्था भी नहीं थी, हम नीचे चटाइयों पर बैठते थे। तो जो स्कूल है अभी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है, पर उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है तो कौन सा स्कूल था उस वक्त का तो हमने प्राइमरी स्कूल वहाँ से किया, और मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब हम फटियों पे लिखा करते थे और जो एक ट्री होता है उससे सही लाया करते थे, जंगलों से सही मिलती थी। तो एक मुझे दिन आज भी याद है, गाची जो लगाते थे, गाची कहते हैं। और सेकंड टाइम जो होता था हमारा फटियों लिखने में चला जाता था। तो बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वो डांड स्कूल है, अभी भी वो देखने को मिलता है वहाँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मॉडल स्कूल बन चुका है। फिर उसके 8th तक की पढ़ाई वहाँ हुई। उसके बाद जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा जो किहार है वहाँ से मैंने 9th 10th और साथ में +1 +2 मेरी वहाँ से हुई। फिर कॉलेज की बातचीत करें तो कॉलेज जो है चंबा से जो उस वक्त डिग्री कॉलेज हुआ करता था, वहाँ से मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की। फिर धर्मशाला आ गए और धर्मशाला में आकर मैंने जो हमारी एक यूनिवर्सिटी है मोहली में, वहाँ से क्या किया कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में की। तो मिला जुलाकर ये दौर रहा, पर जो ये दौर था ये बोलने में तो काफ़ी चंद से शब्दों में कह दिया, पर एक बड़ा लंबा दौर था, संघर्ष की कहानी है। तो वो मैंने पार की, और इनिशियल स्टेज से ही मैंने बातचीत करें तो मजदूरी मैंने 8th से शुरू की। 8th में मजदूरी करते तो ढलान काफ़ी किया हमने, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सेब वगैरह का या अदर फ्रूट्स वगैरह का या कुछ वो भी आपके साथ अच्छा होता है। वो सारा अच्छा था, पर ये रहता था कि हमारे वो बाग नहीं थे, सेब के पेड़ नहीं थे, और इनिशियल स्टेज में ही फाइनेंशियली दिक्कत रही है क्योंकि फैमिली काफ़ी बड़ी थी। तो कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज में ही संघर्ष करना पड़ा। मीन्स कभी फीस, उस वक्त फीस भी काफ़ी कम होती थी, 5-7 रुपये होती थी, पर उसके लिए भी उतने पैसे नहीं हो पाते। मेहनत आपने शुरू से 8th में बातचीत करें मजदूरी की है, 6th में हमने ढुलान किया है, कभी सेब का कभी टमाटर का, ऐसे मिला जुला कर वो सारा का सारा काम किया। 8th में मुझे वो दिन याद है जब छुट्टियाँ पड़ी थी तो एक स्टेशन पड़ता है चंबा में, उस वक्त जो ये क्या बोलते हैं
स्पेन का काम नहीं होता जो क्या बोलते हैं इसको, जियो फाइबर अभी जैसे बिछ रहा है, उस वक्त भी जो वायर होती थी जी वो वायर का काम चला था, तो वहाँ पर मैंने पता नहीं 1 या 2 महीने क्या किया है, काम किया। जी तो मिला जुला कर अगर हम बातचीत करें तो जो वो बातचीत थी जी वो बातचीत ऐसी रही कि उस वक्त मजदूरी की, और मजदूरी जब करते थे तो जी। उस टाइम ऐसा होता था कि 8 और 10 बंदे रहते थे। जी उस वक्त मैंने कुछ पैसे कमाए, फिर आगे की जो 9th-10th की पढ़ाई की। जी फिर अगर बातचीत करें तो कुछ समय जो 9th के पेपर हुए तो डलहौजी में, जी। अभी भी मुझे वो चौक याद आता है आज भी, जिसे सुभाष चौक सुभाष कहते चौक से, जी। हैं। पंचकुला वाला एरिया मैंने जी, पूरा जी, जी, घूमा। चर्च के साथ में है, दैनकुंड में मैंने पूरे आर्मी कैंट में मजदूरी का काम किया है। जी तो वहाँ से कुछ एक अर्निंग की और फिर क्या क्या पढ़ाई को आगे ले गए। जी सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि +2 के बाद जिस रीजन में अभी मैं रह रहा हूँ, वहाँ से कुछ दूरी पर एक स्टेशन पड़ता है योल, जी वहाँ पर मैंने सीवरेज में काम किया। जी क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ एक पैसे नहीं थे, फीस जी, का, जी। एडमिशन का, यूनिफॉर्म का, रेंट का, जी ये बिल्कुल कुछ बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। ज़्यादा क्योंकि हम समस्याएं नई हो जगह गई थी। जाते हैं तो उतना ही खर्चा और लगता है। +2 के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ाई को कैसे ले जाऊं, जी। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं जी। थी। तो जो दादी माँ है उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया उस वक्त कि बेटा आप आगे जाइए। जी। और मैं 1 महीने के पड़ाव में ऐसा लगता था कि कोमा में चला गया था। बेड पे बेड रेस्ट नहीं होता कि ओह। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी मैं कैसे पढ़ाई को आगे स्ट्रेस करूँ। जिसके बाद जी तो दादी जी ने वहाँ से निकाला कि कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, पैसे हैं। आप जाओ। जाओ तो ये जो दौर था, उस दौर में दादी जी ने वहाँ से निकाला। फिर उसके बाद जो योल की बातचीत कर रहा हूँ मैं, जी। उसके बाद दादी ने बोला मेरे पास है कुछ, आप थोड़ा बहुत कुछ कमाई करिए और आगे जाइए, कोई आगे बात बढ़िए, नहीं, जी। आप चले जाएंगे आगे। तो फिर सीवरेज में काम किया योल में, कुछ दिन 12 या 15 दिन मैंने सीवरेज में काम किया। वहाँ से कुछ एक जो अमाउंट बना था फिर चले गए। जी ऐसा फर्स्ट ईयर निकला। उसके बाद लगातार जब छुट्टियां पड़ती थी तो काम का सिलसिला चला चलता रहता था। रहता है, जी फिर जब ग्रेजुएशन की बात आई तो ग्रेजुएशन के बाद भी लगता था कि आगे बढ़ना है, कुछ डिग्री लेनी है, तो उस वक्त भी फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत थी। जी तो ग्रेजुएशन तक आते आते जो ये मनरेगा का काम होता है जी, वो जी। मैंने उसमें काम किया। जी मनरेगा के कुछ एक काम भी लिए जो पेंडिंग काम होते थे, जी, जो जी। कोई करवाता नहीं था। उसको उठाया और वहाँ पर अपने खुद काम मैं, किया। जी। और जो भी 10-12 हज़ार रुपये बचता था जी वो मेहनत ही मान के चलो। जी। तो उससे क्या हुआ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में आकर एडमिशन जी। ली। घर वालों का कंट्रीब्यूशन रहा पर फैमिली काफ़ी बड़ी थी, उतना सपोर्ट वो नहीं कर पाते थे। जी। दिखता था, खुद दिखता था बिल्कुल बिल्कुल। कि तो कहाँ आपने से खुद करेंगे। अपनी जिम्मेवारी खुद ली है, लो हम इसे तो कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे जिम्मेवारी मैंने ली, पर ऐसा जब मुझे लगा अपनी जिम्मेवारी, जी। कि मुझे करना चाहिए, नहीं तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं जी। है। अगर मैं कहीं ऐसा सोचता कि पेरेंट्स पे ही क्या करूं मैं, जी डिपेंडेंट हो डिपेंड रहूं, तो जी। शायद मुझे ऐसा लगता है कई बार कि ये सारा का सारा सफ़र तय नहीं कर पाते। जी मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था। उस जो एक दायरा था उसी दायरे में सिमट कर रह जाते। जी तो सबसे ज़्यादा क्या रहा कि कंट्रीब्यूशन रहा दादी जी का इसमें, क्योंकि एक जब आप कभी स्ट्रेस में जाते हैं, जो व्यक्ति आपको वहाँ से निकाल ले बहुत मीन्स वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जी रहता जी है। जी घर का वो जी मतलब एक बात मान के चलो कि पर्सनली उन्होंने बोला मेरे पास कुछ एक सेविंग है, कुछ जी। एक मेरा जो भी था एक आप कोई बात नहीं, आप एडमिशन ले लीजिए। और उसके बाद एडमिशन लेने के बाद कॉलेज होते लेट लगते हैं। जी तो उनका उस वक्त मुझे वो आज भी दिन याद आता है कि देखो उनके पास उतना फाइनेंस भी नहीं था उस वक्त, जी। उतना बड़ा अमाउंट था, लेकिन पर वो जो तिनके को सहारा उन्होंने जो- पॉजिटिव जी, वाइब्रेशन जी, जी, और जी। वहाँ से उस सिचुएशन से जो निकाला, जी तो आज ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ या कुछ कर पा रहा हूँ जी तो सबसे बदौलत- ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा। फिर कुछ एक टीचर भी है, कुछ एक दोस्त भी है जिन्होंने समय समय पर सहयोग किया है। जी कुछ एक टीचर रहे, कुछ एक दोस्त रहे। जी। कोरोना टाइम में कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की है। जी तो वो दौर भी मतलब कभी भूला नहीं जा जी सकता है। जी फिर क्या रहा कि संघर्ष कंटिन्यूटी में रहा। ये मैं आपके मतलब अपने इनिशियल स्टेज की बातचीत कर रहा हूँ। और लेटर ऑन अगर बातचीत की जाए तो जब काम की बातचीत करें, जब फिर यहाँ मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की बातचीत करें तो 2016 से मैंने जी। ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। शुरू उस वक्त 200 समथिंग कुछ ऐसा मुझे अमाउंट मिलता था। जी 200। अभी अगर एक घर में जाएंगे तो 6-7-8 हज़ार रुपया हर पर्सन देने के लिए तैयार है। जी तो 200 से 8,000 का सफ़र एक मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा वेरिएशन है। कहाँ 200 रुपये में 2-2 घंटे देना, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा देना तो 10-10 हज़ार रुपये आना, तो एक बहुत है। काफ़ी बड़ा जी। वेरिएशन लगता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं संघर्ष ही है जी जो आगे ले आया है। फिर दूसरी बात है कि कोचिंग की बातचीत करें तो कोचिंग में भी पढ़ाना 2018 से ही शुरू कर दिया। जी 19 में मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। जी। बच्चों को तो पढ़ाते थे पर कोचिंग का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। जी और जब पहली क्लास थी मेरी कोचिंग में तो मुझे पेज देख कर बोलना पड़ता था जी। कि मुझे मतलब पता नहीं है कि जी। पॉइंट लिए हुए थे। जी और काफ़ी अच्छा मतलब नहीं लगता था, पर फिर क्या, चलो कोई बात नहीं, जी। हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि ऑनलाइन की बातचीत करें तो ऑनलाइन जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ था जी। कि कहीं ना कहीं
उस वक्त कंपी लग रही थी, मेरे जी। हाथ कांप रहे आप थे, काम मुंह करें, सूख रहा शुरू था, में, जी। यहाँ तक कि मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं चलता पता नहीं था, जी। तो वो दौर भी क्या हुआ कि एक वीडियो को बनाने में 15 मिनट की वीडियो को बनाने में 2-2 घंटे लग जाते जी, थे। ये आपका यूट्यूब का सफ़र की बात यूट्यूब का है। सफ़र जी, है जो अप्रैल 2000 आई थिंक 21 के जी, आसपास जी। में शुरू किया। तो पहली वीडियो जो थी वो तो चलो थोड़ा मतलब ऐसा था कि मैंने ऐसे ही बना दी थी, जी। पर उसके बाद जब बनाने लगा, जब बंदों ने थोड़ा देखना शुरू किया, तो जी। फिर जब मैं वीडियो बनाता था सोचता था कहीं अच्छी बने, जी। पर अच्छे के चक्कर में क्या हो जाता था कि मुझे 2-2 घंटे लग जाते थे। जी, और कई ऐसे लोग भी थे जो ऐसे कहते हैं क्या पागल लगा हुआ है, जी, क्या मतलब इससे क्या मिलने वाला, मिल जी। तो रहा नहीं कुछ। जी, पर मन में एक चीज़ थी कि चलो कुछ करना भी है। नहीं मिला तो ज़्यादा नहीं, मैं इससे एक चीज़ तो रोज़ का सीख ही लूँगा जी, जी। कि कुछ ना कुछ दूसरों को सिखाने के लिए खुद को सीखता है। कुछ ना कुछ जी, सीख ही जी, लूँगा। जी, मैं मान जी, लो मेरा स्टैंड गिर रहा है, स्टैंड था ही नहीं मेरे पास उस वक्त, जी, माइक मेरे पास नहीं था। जी, मैंने डेस्क नीचे रखता था, किताबें ऊपर रखनी है, साथ में जी। पीछे बोतल रख देनी है, उसके साथ पीछे फ़ोन रख देना। जी, क्योंकि उतना फाइनेंस कर नहीं सकता कर था नहीं मैं सकते, जी। कि मैं मतलब पूरा सारा सेटअप कर लूँ। सेटअप ये करो, था कि उसके चलो बाद कोई स्टार्ट, बात नहीं, जब जी। मेरे पास कुछ आने लगेगा तो मैं क्या करूँगा, इन्वेस्ट कर दूँगा। उसके तो पेड क्लासेस की तो उससे कुछ मेरा अर्निंग हुई। मैंने ओके, स्टैंड उसके लिया, बाद आपने अभी पेड क्लासेस पे पेड क्लासेस भी शुरू की, फिर जी। उससे कुछ अर्निंग भी आई। यूट्यूब जी। से तो उतनी अर्निंग नहीं आई, जी। पर पेड क्लासेस से मुझे अच्छा खासा जी। जो एक तो अभी किस-किस की आप पेड क्लासेस कर रहे हैं? पेड जैसे बताएँगे? क्लासेस जितने भी हिमाचल के पेपर है जी। उसके सारी की सारी पेड क्लासेस है। जी। जीएस प्लस लैंग्वेज को मैं डील करता हूँ, जी। उसको मैं पढ़ाता हूँ अच्छा खासा, उसके मुझे उसका अनुभव भी है और नॉलेज भी है। जी। तो उस फील्ड में काम कर रहा हूँ मैं। हिमाचल के जितने भी पेपर रहेंगे जी। उसके लिए होगा, चाहे और मैंने जो देखा है तो यूट्यूब में भी आपका काफ़ी मटेरियल है। हाँ, तो 800 उसके बारे वीडियो में 800 जी। वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है चलो 800 वीडियो मैंने अपलोड की, तो मैंने एक चीज़ तो सीखी होगी किसी जी, वीडियो से। जी। एक चीज़ तो रही होगी यार मुझे जी, कहीं न जी, कहीं। जी, जी। तो 800 चीज़ें तो नहीं सिखा ही सकता हूँ किसी को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत 800 बड़ी बात होती है। 800 चीज़ें मैं किसी को जी। ना सिखा ही सकता जी। हूँ। और उसके साथ ही दूसरा रहता है कि मेरा जो दिन का शेड्यूल होता है, मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर शाम तक लगातार काम जी, करता वो थोड़ा-सा आप बताएँ हमारे दर्शकों को कि कैसे आपने वो चीज़ मैनेज करते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट है, आप एकेडमी में भी हैं, ट्यूशन्स में भी हैं, प्लस और भी अपने पर्सनल काम होते हैं लाइफ में या कुछ काम इमरजेंसी आ गई, तो वो कैसे आप सुबह से शाम तक कैसे मैनेज करते देखो हैं? जी। अगर सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे दिन में वो काम ना हो, जी। तो मैं तो थोड़ा हल्का-हल्का फ़ील आह, करूँगा आह। और ऐसा बेकार सा मतलब सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जी। मान लो कि मैं काम ना करूँ दिन में, जी। तो उस दिन ज़्यादा सिर दर्द होता है, ऐसा लगता है कि मैंने मतलब कुछ मुझे किया नहीं है। कुछ बर्डन सा हो जाता जी। है। पर अगर काम करूँगा तो मैं हल्का फ़ील करता हूँ। जी, जी। तो रहता क्या है कि जो अर्ली इन द मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक अभी पेड क्लासेस शुरू की जी। है। ऐसे पहले भी था, शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे था, जी। पर अभी 6 बजे पेड क्लास हिमाचल जीएस जी। की क्लासेस रहती है, उसमें बच्चे जुड़े हुए हैं। जी। फिर उसके बाद जो है अभी करंट की क्लासेस जो है 8 बजे मैंने शुरू की है। 8 करंट बजे अफेयर्स करंट की, क्लास जी, रहती जी। है। पहले मैं खाना खुद बनाता था, अभी बाहर से सारा जी, कुछ जी, जी, रहता जी, है। जी। तो इसमें क्या रहता है कि खाना बनाने वाला जो वो सिस्टम टाइम था, वो आपका थोड़ा बच सा जाता है, जी। उसमें लगा दिया। पहले मैं खाना भी खुद बनाता था, बनाते सारा हैं, जी। मैनेज होता था। पर कभी-कभी जब मैं फ्री होता तो खाना खुद पकाता जी, हूँ, जी, वो वो कुछ खाना अलग सा खुद बनाने का अलग अपना सा मज़ा है। अलग सा मज़ा है। जी। तो सुबह 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें 10 बजे क्लास होती है। जी। उसके बाद लगातार अगर मान के चले तो 3 सवा 3 तक या आप जो पौने 4 पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते पौने हैं। 4 जी। मान के चलो कि यहाँ तक मतलब शेड्यूल क्या है, टाइटली बिजी जी, है। जी। फिर उसके बाद जो है ट्यूशन का काम होता है। जी। तो अभी जो एटलीस्ट पहली ट्यूशन है वो डीआईजी रेजिडेंस में मेरी ट्यूशन है, जो अभिषेक दुल्ला जी है, जी। उनके घर में जाकर उनके बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूँ। जी। फिर उसके बाद कुछ एक ट्यूशन कोतवाली में थी, पर अभी कोतवाली में कुछ दिनों के लिए उन्होंने मतलब वो गए हैं कहीं जी, बाहर, जी, तो जी। छुट्टी का दौर है। जी। और इसके बाद क्या है कि आरओ रेजिडेंस है, जी। वहाँ पर जाकर उनके बच्चों को जी, ट्यूशन जी, देता जी, हूँ। जी। फिर एक कर्नल जो रिटायर्ड कर्नल है, जी। उनके घर में जाकर जी। मैं ट्यूशन देता हूँ। फिर एक लास्ट जो ऑनलाइन ट्यूशन है, वो भी कर्नल ही है, जी। पर वो उनकी अभी ऑन ड्यूटी है, जी। तो उनकी बच्ची है ऑनलाइन, उनको क्लास जी, पढ़ाता आप हूँ। दूर इस- के बच्चों को पढ़ाते तो, हैं। तो जी। सारा का सारा ये पूरा डे का शेड्यूल रहता है। जी। तो उसके साथ ही क्या रहता है कि जो बीच में कुछ भी टाइम बचता है, मैं उसमें खुद अपनी पढ़ाई कर लेता आप हूँ, सेल्फ जो स्टडी भी भी होगा। करते हैं। जी। और दूसरी बात क्या है कि जो पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें सीख लेता हूँ, वो भी मुझे काफ़ी, कई बार तो क्या होता है कि बच्चों से कई चीज़ें सीख लेता हूँ। जी, जी, तो जी। डे का शेड्यूल इसी तरह रहता है, रोज का है। एक जी। छुट्टी में काफ़ी कम करता हूँ, यहाँ तक कि संडे को भी क्या रहती है, जी। क्लास रहती है। जी। कुछ इस तरह का दिनचर्या रहती है, जी। जो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, और ना करूँ तो बुरा काफ़ी लगता है। जी, जी, वो आप हेडेक की बात करें, स्ट्रेस हो जाता है। जो लोग काम करते हैं उनके साथ होता है कि उन्हें काम चाहिए, क्योंकि काम से उनको खुशी मिलती है, जी। फ्री से नहीं रहा जाता। जी। तो आपका ये जो सफ़र है, इसमें आपका कुछ पर्सनल जैसे कुछ कमियाँ होती हैं या
कुछ होता है कि मेरे को हॉबीज़ होती हैं या कुछ चीज़ वो चीज़ आपने कैसे किया? जैसे आप पहले एक बात कर रहे थे कि मुझे बात करने में डर लगता था या आपने कुछ स्ट्रेंथ थी। देखो हॉबीज़ की मैं बातचीत करूँ तो मैं दूसरों से बात करना मुझे झिझक अच्छा लगता है। जी, जी, अच्छा लगता है, वो मेरी हॉबी बनी और टाइम के साथ बनी, क्योंकि कॉलेज टाइम में मुझे काफ़ी डर लगता था लड़कियों से स्पेशली बात करने में। जी, तो वो उसको उस डर को ख़त्म करने के लिए मैंने बातचीत करना शुरू कर जी। दी। और एक और थोड़ा-सा ये था कि मैं बात करने के साथ ही जब ये बात करना शुरू किया मैंने, तो अच्छा भी लगने लगा। वो जी। जो झिझक थी वो ख़त्म हुई। जी, जी, जी। तो फिर क्या हो गया कि थोड़ा-सा नहीं होता कि मैं सबसे बातचीत कर लेता था। जी। कोई मुझे दिक्कत नहीं होती थी। और अब कोई भी मिलेगा स्पेसिफिकली कोई नया पर्सन है जी, जिसके साथ मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, जी। तो मैं क्या करता हूँ उसके साथ बात करता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़ा हो। जी। अगर मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे जी। पास समय है, जी। तो मैं क्या करूँगा, उससे 1 सेकंड ही बात करूँगा, पर हाँ जी, क्या नाम है, जी। क्या करते हैं, जी। तो फिर उसके बाद ठीक है, ओके भाई, जी। थैंक यू। तो इतनी सी बातचीत होती है और उससे क्या रहता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि हॉबी वही होती है जहाँ जिससे आपको अच्छा लगे। लगता है। जी, दूसरी जो बातचीत है कि मैं बेलहा नहीं बैठ सकता हूँ, मैं फ्री नहीं रह सकता हूँ, जी। किताबों के पेज ही पलटता पेज रहूँगा, पलटेगा, जी। पर कुछ ना कुछ पढ़ने मुझे की आदत है। जी, जी, करना पड़ेगा। जी। चाहे अंदर घुस रहा है, कुछ नहीं घुस रहा है, पर मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ किताब रहूँगा, जी। पढ़ता रहूँगा। जी। और बिना नया सीखने की चाह है। किताबें मेरे साथ में ना हो तो मुझे काफ़ी अजीब सा फील होता है। जी, मतलब चाहे बैग है, अभी मेरा 15 किलो का बैग है जी। और उसमें किताबें ही भरी हुई है। कई बार कुछ एक दोस्त कहते हैं कि ये क्यों भर के रखा हुआ है, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बैग ना हो तो इनसिक्योरिटी फील होती है। जी। मतलब आपकी किताबों से अच्छी दोस्ती हो गई मैं है। कई जी। बार उसको अगर ना साथ में रखूं तो ऐसा लगता है कि जब पढ़ूं, मैं कुछ ना मालूम, दिन जी, में कई बार जी। नहीं पढ़ पाते मतलब हैं, अच्छा दोस्त बन गया। पर ये है कि वो किताबें साथ में जी, होनी चाहिए, चाहिए। जी। और उसको 15 किलो का, मुझे ऐसा लगता है अभी 15 किलो पूरा वो बैग का वजन है। और कोतवाली से मतलब जो कचहरी का सफ़र है वो रोज़ उसके साथ होगा अप डाउन में, जी, पर वो साथ में होनी चाहिए। नहीं हुई तो ऐसा लगता है कि आज तो, क्योंकि कभी भी मन कर सकता है कि मुझे कहाँ डाउट आया है, कौन सी मैंने चीज़ देखनी है, जी। तो फिर क्या होता है कि वो किताबें साथ में चाहिए। जी। तो ऐसा तो आप ने कोई होता है जो मेरे जैसे या फिर कोई और होते हैं लोग जो झिझकते हैं थोड़ा बात करने में या शर्माते हैं या तो उनके लिए कैसे आप थोड़ा गाइड देखो, करेंगे? गाइड वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जिस काम से डरते हैं ना वो करो, जी, और एक बार नहीं 1000 बार कर दो। जी, और 1000 बार जब आप कर लेंगे तो वही काम आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। जी, जी, वही काम ईजी हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ाने की बातचीत करूँ, अभी लेक्चर जब मैं दूंगा तो मैं कभी भी अब प्रिपेयर होके नहीं जाता हूँ क्लास में। एक बार देखूंगा और लेक्चर शुरू हो जाता है। पर एक टाइम ऐसा था, मुझे एक लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए कई बार 2-2 घंटे भी देने पड़े। जी, 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 पर ये वो डर भी होता था, जब क्लास में जाना तो डर होता था। कई बार बोल दिया तो आगे जो बच्चा है वो देखेगा, अच्छा, लगता था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। जी, जी, जी। और अभी कुछ क्या है, शरारती तत्व होते हैं। अभी क्या है, अभी जो है चीज़ें याद भी हो गई है। जी। और दूसरी बात ये रहता है कि जो हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो गया और अच्छा खासा जी। हो गया, कि अगर बच्चे को मान लो कि अब टीचर कोई भगवान तो है नहीं कि उसको सारी चीज़ें आ जी, रही जी, मान लो अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, गलत बोली गई, तो रुको 1 मिनट चेक कर लेते हैं। जी, चेक करके फिर बता सही देते कर दिया। हैं। जी, तो इससे क्या रहता है कि वो विश्वास बना रहता है। जी। तो जो इनिशियल स्टेज थी, इनिशियल स्टेज ऐसी काफ़ी नहीं थी, जी। बुरी थी, अच्छी नहीं थी। जी, और मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि जो मेरा गांव है और यहाँ का जो सफ़र है, एक संघर्ष भरी कहानी है पूरी जी। की पूरी। कई तो अभी जो एक इससे नेक्स्ट क्या आपका जो थोड़ा सा एम की बात देखो, करें? नेक्स्ट एक तो ये पेड क्लासेस चली हुई है। दूसरा मेरा जो नेक्स्ट प्लान है, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की लाइनें बार बार मैंने रिपीट की हुई है कि देखिए, वो कहते हैं कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि संडे के दिन आप किसी बच्चे को फ्री पढ़ा दीजिए। जी, और हॉस्पिटल में आप जाइए, 1-2 रुपये का कुछ किसी को दान दे दीजिए, के आ जाइए। जी। हॉस्पिटल में जाइए, जी। तो उससे क्या रहेगा कि जो हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत होती जी, है, उस ज़रूर। पर जो फाइनेंशियली व्यक्ति को ऐसे मान के चलो कि एक्सट्रीम स्टेज पर जी। पर्सन होता है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे कैसा गरीब, भी हो, जी, कहीं ना कहीं उस बगैर ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़रूरत होती है। फिर जो ये मैं पढ़ाई की बातचीत कर रहा जी। हूँ, तो पढ़ाई में उन बच्चों की बातचीत कर रहे हैं वो जो गरीब है। जी, उन बच्चों की एपीजे अब्दुल कलाम ने बात नहीं की है कि जो कहीं ना कहीं अच्छी खासी जी, फैमिली से। जी, जी। तो संडे अगर आप उनको दे देते हैं, और संडे में पूरा संडे नहीं बोला उन्होंने, जी, कि थोड़ा कुछ एक घंटे अगर आप दे देते हैं, जी। तो मुझे ऐसा लगता है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी आगे चला बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। और मैं भी कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, अगर मैं ऐसे इस बात मतलब इस सिस्टम को मैनेज कर पाया, जी। तो कहीं ना कहीं मैं उन लाइनों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। जी, और जिस रीजन में रह रहा हूँ, मैं उन रीजन में जाकर होम ट्यूशन हो या कहीं घर में हो, उनके घर में जाकर मैं क्या करूँगा, कहीं ना कहीं 1-2 घंटे जो भी मेरे पास होंगे, मैं एक जगह बुलाकर, या अगर
जो भी है तो उनको क्या करूँगा, संडे के कुछ घंटे प्रोवाइड करूँगा, जो भी उनकी बेसिक वाली है, जो भी उनको समझ नहीं आता है, या कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट किया जाए। तो मुझे उस फील्ड पेरेंटिंग की भी आप मुझे कुछ उस फील्ड का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज होगा कि बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है, कि किस तरीके से पढ़ाना है, क्या अपनी मर्जी अपनी तरीके से पढ़ाए, क्या बच्चों के तरीके से पढ़ाए, क्या उनको किस तरीके से हैंडल करें, क्या डांट के पढ़ाएं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मुझे हो गया है। कोई भी बच्चा आएगा मेरे पास कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा मेरे नहीं पढ़ना है। आज तक कोई ऐसा बच्चा है चाहे वो कैसा भी था, उसने ऐसे बोला कि मैं पढ़ूंगा कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ रहा है, मतलब मिलता जुलता अनुभव। चाहे कोचिंग की बातचीत करें, कोचिंग में कई ऐसे बच्चे आए जो पहले काफ़ी उदंडी थे और काफ़ी ऐसे लगा कि वाह यार ये तो इतना सुधर गया। तो ऐसा रहा है। तो मुझे उस फील्ड का भी प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा खासा अभी जो पेड क्लासेस जो आप करा रहे हैं, तो अपने दर्शकों को बताएं कि आप किस किस सब्जेक्ट के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाहें। जो तो कैसे जीएस में जितना भी रहता है, जीएस में आपका इकोनॉमिक्स रहता है, ज्योग्राफी रहता है, साइंस बेसिक रहती है, हिमाचल रहेगा, हिमाचल अगर पेपर है, उसके बाद हिस्ट्री रहेगी, पॉलिटिकल रहेगी, फिर करंट रहता है, फिर लैंग्वेज रहती है। तो ये मिला जुला कर ये पूरा जो पैकेज है इसको मैं करवा रहा हूँ। पर फिर मैं जो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, तो जो भी जब हम पेपर की तैयारी में लगते हैं तो हमें पूरा नहीं करना पड़ता है, कुछ एक चीज़ें काफ़ी अच्छी करनी होती है। तो यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड ये बातचीत होगी। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे मैं पूरा का पूरा जीएस पढ़ लूँ। आज तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। नवंबर 2016 से तैयारी में लगे हैं पूरा। अभी तक मैं नहीं बोलता हूँ कि परिपूर्ण हूँ, उसमें परिपूर्ण नहीं है, पर हाँ कुछ एक चीज़ें मुझे आती है, मैं उसे काफ़ी अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ। और जो आपको पेपर का पैटर्न पता है आपकी पेपर एक बात सवाल और क्या जो मैं आपसे बातचीत करूँ, तो जब से मैंने ये ऑनलाइन शुरू किया, उससे ऑफलाइन पहले काम शुरू किया है पढ़ाना। तो जब ऑनलाइन शुरू किया तो मैंने कुछ एक पेपर को टारगेट किया था। उस वक्त हिमाचल के पेपर की बातचीत करूँ तो एक सेक्रेट कलर का पेपर था। मैंने उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा पता नहीं कितने मॉक टेस्ट करवाए हैं, आई थिंक 34 समथिंग ऐसे मॉक टेस्ट मैंने करवाए। उस वक्त पेड क्लास में भी थे बच्चे, तो 34 मॉक टेस्ट करवाए। और जब पेपर की बातचीत की तो 65 से 70% जो हमने बातचीत की थी उसमें से कंटेंट बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि 64 या 65 काफ़ी एक रेशो होता है जिसमें आप एलिजिबल होते हैं, नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एक बार मेरिट में आप आ सकते हैं। दूसरी बात क्या, कुछ एक बच्चे निकले भी हैं, टाइपिंग में बाहर हो गए थे, उनके इंटरव्यू मैंने यूट्यूब पर करवाए थे, बीच में बताया था कि ऐसे ऐसे पेपर आया हुआ। और दूसरी बात क्या थी कि एक फिर प्रोसेस सर्वर और जो क्लर्क का पेपर था हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें तो उसके लिए मैंने तैयारी करवाई थी उस वक्त, और जोर शोर से तैयारी करवाई। फिर उसमें क्या हुआ कि जब पेपर देखा तो प्रोसेस सर्वर में तो जो सारा का सारा था आपने पढ़ाया, वो मतलब सारा पेपर आया था। 2-3 बच्चे निकले थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई, उसमें प्रोसेस रहता है, तो अलग रीजन है। पर जो उन्होंने प्री निकाला, मेन में गए, फिर वहाँ लिखना, मीन्स इतने कम टाइम में वो चीज़ करना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कहीं अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर दूसरी बात क्या रही कि क्लर्क की बातचीत करें, उसमें भी ऐसा हुआ जो हाईकोर्ट क्लर्क का था। फिर मिला जुला कर एचएस की बातचीत करें, नायब तहसीलदार की बातचीत करें, कुछ एक पेपर हुए, उसमें 45% लगभग कुछ टाइम मैंने काम किया उसके ऊपर। कुछ एक बच्चे थे कि प्री की तैयारी करवा दीजिए, बीच में से कुछ टाइम बच रहा था, उसको वहाँ डिवोट किया। तो मिला जुला कर 45%, और 45% मैं अपने आप को ऐसा करता था कि नहीं चलो खुद पेपर नहीं निकला, चलो एक जो अनुभव है, फाइनल सिलेक्शन मेरी नहीं हो पाई, कुछ एक पेपर जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट के मतलब अंडर है, कुछ एक इंक्वायरी में पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनुभव है, जो सीखा हुआ किसी ना किसी के तो काम आ रहा है। मतलब अभी मैं कहना चाहूँगा कि आपको पेपर क्रैक करने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है। नहीं, मतलब मैं अभी भी अपने बिहार पे जब भी पढ़ाता हूँ तब बच्चे को यही बोलता हूँ कि जो मैं फ़ी ले रहा हूँ आपसे ना, काफ़ी मामूली सी फ़ी है, काफ़ी नॉर्मल सी फ़ी है। अगर आपको डिपॉजिट करवाइए, रिसीट देता हूँ मैं, रिसिप्ट जाती है मेरी, मतलब उनको कट कर कि इतने आपने पेमेंट की, इस डेट को पेमेंट की, जो बिहारी पर जीएसटी सेंटर है उसकी पर्ची जाती है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड रहता है। फिर क्या रहता है कि जो भी पेमेंट ऑनलाइन ही रहती है, तो ऑनलाइन का भी सारा रिकॉर्ड होता है। फिर जब मैं पढ़ाते वक्त ये बात कहता हूँ कि आप इस बात को नोट कीजिएगा कि अगर पढ़ाई में से 65 से 70% नहीं आया तो आप क्लेम कीजिए। ये मेरा जो वीडियो है उसको किसी भी जगह पर जाकर दिखा देना, और जो भी आपने पेमेंट की होगी ना 4, 5, 7 हज़ार, मैं उसको वापस कर दूँगा। मतलब आप रिफंड करने का भी गारंटी दे रहे हैं। फिर एक तो फिर साथ में ये भी कंडीशन रहती है कि अगर बच्चा क्लासें नहीं लगा रहा है, कि उसने सुना ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है, फिर तो वो जायज़ नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, और मैं इसी फील्ड में काफ़ी आगे काम करना चाहता हूँ, और मेरा इंटरेस्ट भी यही है, हॉबी भी यही है, और मेरा ऐसे मान के जो काम है वो भी यही है। तो 3 से 4 बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जो उनको अमल करनी चाहिए लाइफ में, हैबिट्स हो गई या मोटिवेशन हो गया या
गोल सेटिंग हो गया, या ऐसा कुछ लगता है आपको कि वो चीज़ अगर की हो तो थोड़ा सा उनका जो एक एग्ज़ाम का दरिया है या पार हो जाएगा एक तरफ से, मतलब थोड़ा सा इजी रहेगा? जो लाइफ का गोल सेट है और जो आपका पेपर का गोल सेट है, दोनों अलग अलग है। जी लाइफ को जीना और पेपर को निकालना दोनों अलग अलग तरह जी के जी हैं। जी पर अगर जैसे मैं पेपर की बातचीत करूं कि पेपर या जो आप पढ़ाई की बातचीत करें, तो वहाँ पर अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी जल्दी आ जाना चाहिए। जी। जैसे मैंने शुरू किया, मैंने काफ़ी लेट शुरू किया, 27 के अप्रॉक्स मैं था उस वक्त मैंने तैयारी शुरू की, ओह जी तो काफ़ी लेट। अब जी। लेट का कारण कई थे। जी। उस वक्त गाइडलाइन की कमी रही, जी बिल्कुल साथ में बिल्कुल। फाइनेंशियली दिक्कत थी। जी, मैंने जी। जो किताबें जोड़ी तो 2 साल किताबें जोड़ने में लगा मुझे, अच्छा। क्योंकि एक साथ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता जी था। जी बिल्कुल तो सही कई बोले। बार एक किताब किसी से मांग के लिए दूसरे दिन बोलेगा भैया किताब दे दीजिए, वापस जी तो टेंशन हो जाती थी कि अब क्या करूं। जो अभी मेरे पास फ़ोन है, जी। उस वक्त फ़ोन भी नहीं था ऐसा। जी मेरे पास फ़ोन भी नॉर्मल हुआ करता था, अगर कहीं मुझे कुछ वर्ड भी ढूंढना जी तो दिक्कत का सामना करना जी पड़ता जी था। जी जी फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैटर करती है। जी फिर गाइडलाइन नहीं है, ऊपर से आप कहीं ना कहीं प्रेशर में है जी कि फाइनेंशियली प्रेशर में है, आपके पास जो सोर्स है कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सोर्स नहीं। काफ़ी मैटर करते हैं। जी तो जो सोर्स थे वो भी उतने उस वक्त नहीं मिल पाए। फिर गाइडलाइन की कमी रही, तो कहीं ना कहीं एक साल पढ़ कुछ और रहे थे, पेपर में आ कुछ हो रहा था। जी, ये भी बहुत से बच्चों के साथ होता है। तो मैं उन बच्चों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास गुरु है या अच्छा टीचर है या एक्सपीरियंस कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनसे क्या होता है कि आपका बहुत सा समय बच जाता है और आपकी एनर्जी बच जाती है। जो आपने तैयारी करनी है जिसके लिए 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, वो आपको जो अनुभवी व्यक्ति है बिहारी जी की तरह, तो वो आपको क्या है कि वो 6-7 महीने में, 8 महीने में आपका एग्ज़ाम की आपको तैयारी अपना एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर सकते हैं कि बेटे ये नहीं, ये बुक है, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाए, या फिर ऐसे पेपर सॉल्व किया जाए, या ये वाला मॉक दिया जाए, या बैठना कैसे है, सिटिंग कैसे हो, या फिर डिसिप्लिन कैसे बनाना है, या टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो वो एक अच्छे गुरु के साथ आप मिलके आप वो चीज़ थोड़ा सा आसान हो जाता है। और ऐसा रहता है जैसे अगर इनिशियल स्टेज में ही बच्चा तैयारी कर दे, जी। मुझे तो लगता है कि अभी का जो दौर है उसमें 6 से बच्चे को तैयारी में डाल दो, अगर जी। आपको जॉब में भेजना, सरकारी जॉब। जी लास्ट सभी को अच्छी पोस्ट में सभी जाना को आप चाहते हैं। पता होना चाहिए कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो एक पेपर निकालना पड़ेगा, पेपर निकालने के बाद मेरिट में आना पड़ेगा, फिर जॉब लगी। जी जो भी बच्चे मतलब पेरेंट्स है, चाहे वो गरीब फैमिली के हैं चाहे अमीर फैमिली जी। के हैं, अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो पढ़ाई करके डिग्री लेके सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। जी काफ़ी ज़्यादा डिग्री होल्डर बैठे हुए हैं जी पर जॉब नहीं नहीं है। जी अगर आपको सच में आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को मतलब सरकारी जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप तैयारी में लगा जी। दीजिए, उसको प्रिपेयर ही वैसे कीजिए। उसका सर बोलने जा रहे हैं अब कि जब- उसका बेसिक इतना अब जब स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। ओलंपिक के लिए किसी को तैयार किया जाता है तो 6-7 साल से उसको जी तैयार बिल्कुल किया जाता बिल्कुल है, बिल्कुल और तभी जाकर 21-22 में गोल्ड मेडल आएगा। जी बिल्कुल बात कर और रहे हैं। यहाँ पर हमारे क्या है कि सरकारी जॉब चाहिए पर आता पता है नहीं जी कि सरकारी जॉब के लिए क्या करना पड़ता है या क्या क्या सोच रहते हैं। जी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी है बिल्कुल और गाइडलाइन की कमी है, जी। जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा काफ़ी पीछे पिछड़ जाता है। जी टैलेंट बराबर ही रहता है। जी। अगर मैं एक गांव के बच्चे की बातचीत करूं, एक गरीब फैमिली के बच्चे और एक अमीर फैमिली के बच्चे जी। की बातचीत करूं, तो पर वहाँ पर जो एक अच्छा खासा परिवार है, जी। एजुकेटेड परिवार है या जो फाइनेंशियली अच्छा है, तो उसको वहाँ पर गाइडलाइन की काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता जी है। और उसकी वजह से रिसोर्सेज आपके उसका पूरे उसकी हैं। वजह से वेरिएशन इतना ज़्यादा आ जाता है कि जो एक टैलेंटेड पर्सन है वो कम्पीट ही नहीं कर पाता है। जी तो उस समय पर उसको ना ही कोई गाइडलाइन मिली, जी ना ही उसे उस साइड के लिए प्रिपेयर जी किया गया। जी एक तो ये रहता है कि रहा कंपटीशन का। जी। दूसरा जैसे लाइफ गोल की बातचीत करें तो लाइफ गोल और जो ये जॉब गोल है ये अलग अलग है। जी लाइफ में हमें क्या चाहिए? पीस चाहिए। लास्ट पीस में चाहिए, जी। एक पर्सन जो चाहता पीस चाहिए, जी। तो उसका इस लाइफ करियर से कोई भी लेना देना नहीं। कई बार ऐसा रहता है कि एक व्यक्ति जो है टॉप पे पहुंच जाता है जी। पर वो फिर भी क्या होता है, लाइफ गोल सेट ही नहीं कर पाता। अधूरापन है लाइफ अधूरापन है, जी वो काफ़ी परेशान है। जी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखो जो हमारा करियर है और साथ में लाइफ गोल है उसमें बैलेंस होना जरूरी है। और बैलेंस तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति एजुकेटेड हो। तो मैं एजुकेटेड हर व्यक्ति को जब भी क्लास लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ देखो एजुकेशन का मतलब है परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जी जी एजुकेशन का मतलब यही है जी कि जैसी परिस्थिति है उसको अगर आप झेल गए, जी। इसका मतलब आप एजुकेटेड पर्सन है। जी पढ़ा लिखा होना एजुकेशन नहीं है, नहीं है कि जी आपको जी। पढ़ना लिखना आ रहा बहुत है तो बढ़िया बहुत बढ़िया जी एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब है जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल ले रहे हैं जी। और वहां से निकल रहे हैं। निकल रहे हैं जी इसका जी। मतलब आप एजुकेट हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात अब इसमें क्या रहेगा कि एजुकेशन का मतलब मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से यही है। जी और अब ऐसे कई पर्सन हैं कि वो एजुकेट काफ़ी है पर इस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ही नहीं पाते कैसे- और कैसे एक educate एक समस्या उनको नीचे गिरा देती है गिरा देगी। जी। अब मान लो आप एक साइड काफ़ी अच्छी पोस्ट पे चले गए, जी। दूसरी साइड आप मानसिक तौर पर प्रताड़ित, तो इसका जी। मतलब आप एजुकेट है ही नहीं। जी आपको नहीं है नॉलेज आपको एजुकेशन क्या होती है। बैलेंस करना नहीं आया बैलेंस करना नहीं जी, आया। जी
अगर आप मेंटल पीस ही खो जाते हैं तो कहाँ करियर डालना हो, जी आप खुश ही नहीं रह रहे तो कहाँ हो करियर, कहाँ की जॉब हो, जी आप अच्छे से मतलब खा नहीं पा रहे हैं, हेल्दी नहीं है तो जी। कहाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल जो लाइफ गोल है, लाइफ गोल का मतलब है हेल्थ, एजुकेशन और जो आपका स्पिरिचुअलिज्म है वो जी। अच्छा हो, जी। तो वो लाइफ आपकी मेंटेन हो जाएगी, जी, बैलेंस जी, हो जाएगी। जी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ लाइफ जो एक लाइफ करियर है जी। उसी से मेरी लाइफ आगे जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं जी, है। जी। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें आती है, पर मैंने कुछ एक कम समय में आपको बताई। जी। कहीं ना कहीं मैं इसको मानता हूँ कि एजुकेशन है। जी। और कुछ और आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल यहीं पे बंद करते हैं और आपका थोड़ा सा अपने चैनल और अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना यूट्यूब का चैनल जो है, जिस पे काम किया हुआ आपने, वो थोड़ा सा हमारे लोगों से देखिए, शेयर मैं कर दें। जब जी भी पढ़ाता हूँ तब भी ये बोलता हूँ कि जो बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर है उस पर मैं पेड क्लासेस भी लेता हूँ, कुछ एक फ्री क्लासेस भी करके रखी है। इसके साथ ही अगर कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है तो 9625392020 जो मेरा नंबर है उस पर फ़ोन कर सकता है। यहाँ पर जीएस की क्लासेस प्लस लैंग्वेज की क्लासेस, इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी की क्वारी है तो वो भी क्वारी भी पूछ सकता है। कोई बुक की रिकमेंडेशन हो, स्पेसिफिकली हिमाचल के एग्ज़ाम की बातचीत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस फील्ड में मैंने काफ़ी लंबे टाइम से मतलब पढ़ाई की है, काफ़ी अच्छे खासे तरीके से नॉलेज गेन किया है। उसके बाद अच्छा खासा मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। काफ़ी लंबे टाइम से मैं ट्यूशन से जुड़ा हूँ। 2016 से ही ये मैं काम कर रहा हूँ, ट्यूशन प्लस जो ये क्या बोलते हैं पढ़ाने का काम। कोचिंग की क्लासेस ऑनलाइन थोड़ी लेट शुरू की, ऑफलाइन में काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा हूँ। तो आपको इस अनुभव का फ़ायदा हो सकता है। और एक मिनिमम जो फ़ी क्राइटेरिया रखा है, जो पेड क्लासेस में आना चाहते हैं तो वो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। लगभग ऐसे मान के चलो कि 599 रुपये में। और इसके अलावा आपको नोट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं आपका क्वारी सेशन होता है और 7 के 7 डेज़ क्लासेस चलती है। सैटरडे को मॉक टेस्ट होता है और संडे क्या रहता है उसमें आपका क्वारी सेशन रहता है। तो मिला जुलाकर ये सारी की सारी बातचीत आपसे मैंने की आज। मुझे इजाज़त दीजिए और साथ में अगर आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नंबर आपके पास पड़ा है 9625392020 पर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हिमाचल के स्पेसिफिकली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पर जीएस आता है, जहाँ पर हिमाचल जी के आता है, जहाँ पर लैंग्वेज आती है, जहाँ पर आपको कोई मतलब लाइफ से रिलेटेड भी कोई अगर परेशानी होगी तो शायद आप फ़ोन कीजिएगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति से निकल कर मैं आया हूँ उससे ज़्यादा परेशानी आपकी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू बिहारी जी, धन्यवाद।